नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो Q4 2021 का दीपक नाइट्राइट का जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया था उसके बारे में देखेंगे। दीपक नाइट्राइट का जो कंप्लीट बिजनेस है उसमें उनके 4 अलग अलग सेगमेंट्स है, जैसे कि बेसिक या बल्क या जो कमोडिटी केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल्स है, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स है, और उनका जो लास्ट ईयर जो प्लान शुरू हुआ था दीपक फेनोलिक्स का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये चैनल पे काफ़ी डिटेल में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है या इसके अलावा जो फंडामेंटल एनालिसिस है इसके रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। तो हम पहले Q4 2021 का रिजल्ट कैसा आया इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यदि आप रेवेन्यूज़ देखोगे तो जो रेवेन्यूज़ है वो 1469 करोड़ Q4 में उन्होंने पोस्ट किए थे कंपेयर टू 1057 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर यहाँ पर लगभग 40% का इंक्रीज हुआ है। पर हमें ये ईयर ऑन ईयर नहीं देखना है, क्योंकि लास्ट ईयर के जो Q4 था उसमें भी कुछ अफेक्ट आया था ड्यू टू कोविड। तो बेटर हम कंप्लीट ईयर टू कंप्लीट ईयर देखेंगे, यानी 21 फाइनेंशियल ईयर और 20 फाइनेंशियल ईयर। तो यदि आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग सिर्फ 2.7% का इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद में एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, कंप्लीट ईयर में लगभग यहाँ पर 14% का इंक्रीज हुआ है। ये रिजल्ट में यदि आप सबसे इंपॉर्टेंट देखोगे तो जो फाइनेंस कॉस्ट है उनकी वो कम हुई है। तो फाइनेंस कॉस्ट इसका मतलब उनका जो डेट है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया है वो क्वार्टर में या वो कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में। तो यदि आप Q4 टू Q4 कंपेयर करोगे 21 और 20 को, तो यहाँ पर लगभग 48% का यहाँ पर डिक्रीज हुआ है फाइनेंस कॉस्ट में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 9.5% का डिक्रीज हुआ है। यदि आप फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखोगे तो फाइनेंस कॉस्ट 74.2 करोड़ की है और वही 2020 में 115 करोड़ की थी, यानी ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 35% का डिक्लाइन आया है। तो इसका रीजन यही है कि उनकी जो ओवरऑल डेट है मेजरली उनके सब्सिडरी में डेट थी जिसका नाम है दीपक फेनोलिक्स। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डेट उन्होंने लिया था, क्योंकि ये जो उनका कैपेक्स था वो काफ़ी बड़ा कैपेक्स था। पर रिसेंटली उन्होंने ये जो डेट है वो काफ़ी कम किया है, और उनका जो स्टैंड अलोन बिजनेस है दीपक नाइट्राइट का, तो उसमें कोई भी डेट नहीं है, एक्चुअली वो डेट फ्री है, और उसमें लगभग 125 करोड़ का उन्होंने कैश भी रखा है। तो इसके जो डिटेल्स है हम आगे जाके जब भी बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे तभी देखेंगे। यदि आप टोटल एक्सपेंसेस देखोगे Q4 21 और Q4 20 को यदि आप कंपेयर करोगे तो 26% से जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हुए हैं, और उसके कंपैरिजन में कंप्लीट ईयर में लगभग जो एक्सपेंसेस है वो एक्चुअल में कम हुए हैं 3.4% से। तो ये जो एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस होने का ये भी रीज़न है कि दीपक नाइट्राइट ये जो कंपनी है वो एक प्रोसेस इनोवेशन कंपनी है, यानी वो कंटिन्यूसली फाइंड करते हैं कि टोटल जो एक्सपेंसेस है वो कैसे कम हो, लॉजिस्टिक की कॉस्ट कैसे कम हो। तो जनरली यही उनका फोकस है मेजरली। यदि आप दीपक नाइट्राइट का बिजनेस मॉडल देखोगे, मोस्ट ऑफ द जो केमिकल्स है वो काइंड ऑफ अ कमोडिटी केमिकल्स है। कुछ उनका जो एक सेगमेंट है वो स्पेशलिटी केमिकल्स का भी है, पर जैसे कि इवन फेनॉल ये जो प्रोडक्ट है या एसीटोन है या IPA है, ये बेसिकली कमोडिटी टाइप के प्रोडक्ट्स है। पर यहाँ पे प्रोसेस इनोवेशन से दीपक नाइट्राइट ने फिलहाल में काफ़ी अच्छे उनके जो प्लांट थे उनको काफ़ी अच्छे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में वो चला रहे हैं। फेनोलिक्स का प्लांट वो मोर देन 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चला रहे हैं, लगभग 115%। और ये जो उन्होंने स्केल अप किया था फ्रॉम द स्टार्ट वो काफ़ी जल्दी उन्होंने रैंप अप किया, लगभग 1.5 ईयर में उन्होंने लगभग 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी उन्होंने अचीव कर लिया है। तो ये काफ़ी एक आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो इवन इफ योर प्रोडक्ट इज कमोडिटी या कमोडिटाइज प्रोडक्ट, स्टिल ऐसी जो कंपनीज है यानी जो मैनेजमेंट है इसमें काफ़ी स्ट्रांग है। और ये बिजनेस में यही इंपॉर्टेंट है कि आप टोटल आपके एक्सपेंसेस जो है वो कैसे रिड्यूस करते हैं, जो दीपक नाइट्राइट ने एक्सीलेंटली उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। इसके बाद यदि आप PBT देखोगे तो PBT यहाँ पर 390 करोड़ का उन्होंने पोस्ट किया था Q4 21 में कंपेयर टू 200 करोड़ Q4 20 में, तो लगभग 34-35% का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। यदि आप कंप्लीट ईयर टू ईयर देखोगे तो यहाँ पर 30% का इंक्रीज है। सिमिलरली जो पैट में इंक्रीज है
वो कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2020 यहाँ पर 27% का इंक्रीज हुआ है। यानी उन्होंने लगभग ये जो फाइनेंशियल ईयर था डिस्पाइट कोविड काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। अभी हम उनके जो सारे इंडिविजुअल सेगमेंट से, टोटल 4 सेगमेंट आ जाते हैं दीपक नाइट्राइट में, तो उसका डिटेल में स्टडी करेंगे। रेवेन्यू, ईबिट और ईबिट के मार्जिन्स देखेंगे। इसके अलावा कौन कौन से जो मटेरियल्स है या जो केमिकल्स है जो वो ये सेगमेंट में मैन्युफैक्चर करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और दीपक नाइट्राइट का कंप्लीट जो बिजनेस है वो इंटरलिंक कैसा है, इसके बारे में भी देखेंगे। और क्यों ये एक बेस्ट डाइवर्सिफाइड केमिकल कंपनी है, इसके बारे में देखेंगे। रिसेंटली क्या चेंजेस आई है उनके कंप्लीट रेवेन्यू मिक्स में कंपेयर टू लास्ट ईयर, और यहाँ पर क्या आप देखोगे तो डिसरप्शंस हुए हैं। कुछ सेगमेंट जो है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो पहले बहुत बढ़ गई थी वो यहाँ पर काफ़ी कम हो गई है, तो उसके रीजंस क्या है। बट ओवरऑल जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो एक्चुअल में ग्रो हुई है। लगभग लास्ट हमने स्लाइड में देखा कि 30% से ग्रो हुई है। तो इसके क्या रीजंस है, तो पहले हम बेसिक केमिकल से शुरू करेंगे। तो उसके जो प्रोडक्ट्स है आप नीचे देख सकते हो, जैसे कि नाइट्रोटोल्यून, फ्यूल एडिटिव्स, सोडियम नाइट्रेट, ऑर्थोटोल्यून। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसके एप्लीकेशंस भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सेगमेंट के जो रेवेन्यूज है उसमें Q4 21 में लगभग 25% का इंक्रीज आया था। ईबिट में लगभग 51% का इंक्रीज आया है। पर इनिशियल यानी फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में ये जो बिजनेस का उनका सेगमेंट है इसमें बहुत बड़ा आप देखोगे तो एक काइंड ऑफ इम्पैक्ट आया था ड्यू टू लॉकडाउन, जो आप देखो तो अप्रैल ये मंथ में हुआ था 2020 में। तो इसीलिए कंप्लीट ईयर का जो रिजल्ट है उसमें आप देखोगे तो इम्पैक्ट आया है। लगभग जो रेवेन्यूज है वो ये सेगमेंट के 19% से डिक्लाइन हुआ है, और जो ईबिट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, वो लगभग 7% से डिक्लाइन हुआ है। पर यहाँ पर एक मुझे लगता है कि स्पेशलिटी है उनके बिजनेस की कि इवन इफ ये जो बल्क या जो बेसिकली कमोडिटाइज प्रोडक्ट्स है, स्टिल उनकी ईबिट मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं। लगभग 30% के ईबिट मार्जिन है उनके। Q4 में उन्होंने 29% पोस्ट किया था, और वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर उन्होंने इंक्रीज ही किया है। लगभग 4% से उन्होंने यहाँ पर इंक्रीज किया है। तो दीपक नाइट्राइट का यही स्पेशलिटी है कि बेसिक केमिकल्स या बल्क केमिकल्स या कमोडिटी केमिकल्स में काम करके भी उन्होंने जो मार्जिन्स यहाँ पर पोस्ट किए वो काफ़ी एक बेहतरीन मार्जिन, और इसका जो रीज़न है वो कॉस्ट कंट्रोल काफ़ी सॉलिड है वो कंपनी का। अभी हम नेक्स्ट जो सेगमेंट है इसके बारे में देखते हैं और कैसे रिजल्ट पोस्ट किए वो देखते हैं। तो फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स ये उनका सेकेंड सेगमेंट है। तो ये सेगमेंट में Q4 21 में ईयर ऑन ईयर यानी कंपेयर टू Q4 20 यहाँ पर 30% के रेवेन्यूज में इंक्रीज आया है, और ईबिट में लगभग 57% का इंक्रीज आया है। सिमिलरली कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर भी ये जो सेगमेंट है इसमें बहुत ही बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे उन्होंने पोस्ट किया है, और इसके जो रीजंस है वो भी हम देखेंगे। तो ईयर ऑन ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 20 से 21 में जो रेवेन्यूज है वो 31% से इंक्रीज हुआ है। ईबिट जो है वो लगभग 91% से इंक्रीज हुआ है, और ईबिट मार्जिन भी बहुत ही बेहतरीन है। लगभग उन्होंने Q4 में 38-39% के ईबिट जो मार्जिन है वो पोस्ट किए थे, और Q3 यानी लास्ट क्वार्टर में वही लगभग 43% के थे। तो यहाँ पर इतना जो ग्रोथ आया है दीपक नाइट्राइट के फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में, तो उसका रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द उनके जो केमिकल्स ये जो है वो फार्मा और एग्रोकेमिकल्स में यूज होते हैं। और यदि आप कोविड के ड्यूरेशन में देखोगे या लास्ट 1.5 ईयर्स में देखोगे तो ये जो दोनों सेगमेंट्स है फार्मा एज वेल एज एग्रोकेमिकल्स, तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। इसका आपको और कुछ वैलिडेशन या और कुछ डिटेल्स चाहिए होगे तो आप रिलेटेड जो कंपनीज है, जनरली एग्रोकेमिकल्स की जो कंपनीज है जैसे कि पीआई इंडस्ट्रीज या इसके अलावा बेयर क्रॉप साइंस, तो उनके आप एक बार रिजल्ट्स देख सकते हो। फिर आपको जो कंफर्मेशन है वो यहाँ से मिल सकता है, या एग्जैक्टली क्या रीजन है उसके बिहाइंड वो भी समझ जाएंगे। हम उनका जो थर्ड सेगमेंट है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा उनके जो प्रॉफिट्स है उसमें यहाँ पर डिक्लाइन आया है। और इसके पहले यदि आप देखोगे 2019 में तो एग्जैक्टली उल्टा हो गया था, प्रॉफिट जो है वो बहुत बढ़ गए थे। तो इसके क्या रीजन है वो भी हम देखेंगे। तो यदि आप रेवेन्यूज देखोगे तो रेवेन्यूज में ईयर ऑन ईयर लगभग 43-44% का डिक्लाइन हुआ है। ईबिट में 96% का डिक्लाइन हुआ है।
यानी क्वार्टर 4 में जो ईबिट है वो उनका सिर्फ 3 करोड़ का था, कंपेयर टू लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में वो लगभग 75 करोड़ का है। सिमिलरली यदि आप कंप्लीट ईयर टू ईयर भी देखोगे तो ईयर टू ईयर में रेवेन्यू जो था 2020 में वो 762 करोड़ का था, जो करंट ईयर यानी 2021 फाइनेंशियल ईयर में 304 करोड़ का है, यानी 60% का डिक्लाइन हो चुका है। और ईबिट में यदि आप देखोगे जो 418 करोड़ का ईबिट था 2020 में, वो करंटली सिर्फ 23 करोड़ का ईबिट है। यानी यहाँ पर वाई यदि आप देखोगे तो 94% का यहाँ पर डिक्लाइन आ चुका है उनके ईबिट में। तो ये जो उनके परफॉर्मेंस प्रोडक्ट ये सेगमेंट में वाइल्ड स्विंग हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी में, लगभग 94% का डिक्लाइन 2021 में और 2020 में लगभग ऐसा ही आप देखोगे तो उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इंक्रीज हुआ था। तो इसके रिलेटेड जो एक फेमस इन्वेस्टर है भरत शाह, तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में पूछा था कि क्या ये एक लॉटरी जैसा है, क्या इतने वाइल्ड स्विंग जो है, क्या ये बिजनेस अच्छा है। तो इसके रिलेटेड मैनेजमेंट ने बाद में उनको एक सेपरेट कॉन्फ्रेंस कॉल में आने को कहा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे बिजनेस का ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है पर्टिकुलरली, क्योंकि सिर्फ आप नंबर्स देखोगे तो मे बी आपको यहाँ पे कंप्लीट स्टोरी नहीं देखेगा। आपको ये सिंगल सेगमेंट नहीं देखना है दीपक नाइट्राइट का, ये कंप्लीट एज अ बिजनेस देखना है। क्योंकि यहाँ पर यही होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बाद में प्रॉफिटेबिलिटी उतने ही तेजी से कम भी हो जाता है। तो उसके कुछ रीजन से उसके बारे में अभी हम देखेंगे। सिमिलरली यदि आप ईबिट मार्जिन्स भी देखोगे तो क्वार्टर 4 में जो ईबिट मार्जिन्स है 2020 में वो 49% के थे और ईबिट मार्जिन्स फिलहाल में 3% को हो गए सिर्फ। सिमिलरली कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर 2020 में ईबिट मार्जिन्स 55% के थे और 21 में लगभग 7.4% के यहाँ पर हो गए, यानी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। तो इसके रीजंस ये है कि दाजदा करके उनका एक रॉ मटेरियल है जिससे वो ओबी है यानी ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, ये जो केमिकल है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो चाइना में कुछ शटडाउन्स हुए थे 2020 में पर्टिकुलरली, तो उसका जो मेजर एडवांटेज है वो दीपक नाइट्राइट को मिल गया था और इसीलिए ईबिट जो है ये पर्टिकुलर सेगमेंट का वो बहुत बढ़ गया था। यानी लास्ट ईयर में 418 करोड़ के प्रॉफिट उन्होंने यही सेगमेंट में पोस्ट किए थे। तो इसका एग्जैक्टली रिवर्स फिलहाल में हो गया कि यहाँ पे चाइना में जो प्लांट्स है वो फिलहाल में फिर से आप देखोगे तो उन्होंने ऑपरेशनल किए हैं और इसीलिए दाजदा की जो प्राइस है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए जो दाजदा की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, इसीलिए उनको इन्वेंटरी में कुछ लॉसेस लेने पड़े और एट द सेम टाइम उनका जो फाइनल प्रोडक्ट है OBA ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, इसकी भी जो प्राइस है वो काफ़ी गिर गई। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप देखोगे तो डिसरप्शन हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत वोलेटिलिटी आई है और इसीलिए जो मार्जिन है उनके भी वो काफ़ी कम हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसमें बहुत एक्सट्रीम वोलेटिलिटी है और फिलहाल में जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है उनके वो एट द लोअर एंड है। तो यहाँ पे फिर से ये जो मार्जिन है वो धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज हो गए, मे बी 50% नहीं हो गए पर एटलीस्ट 20-25% के आसपास जो ईबिट मार्जिन है वो आगे जाके वो मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है और ओवरऑल बिजनेस जो है उसको स्टडी करना है। तो यहाँ पर दीपक नाइट्राइट को परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स में एडवांटेजेस ये है कि जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो भी दीपक नाइट्राइट खुद ही बनाता है फ्रॉम वेरी बेसिक रॉ मटेरियल, जैसे कि टोलिन हो गया। तो टोलिन का प्रोडक्शन उनका नंदेसरी गुजरात में होता है, उससे बाद में PNT यानी पैरा नाइट्रोटोलियन मैन्युफैक्चर करते हैं वो वही प्लांट में। तो ये हो गया बेसिकली उनका कंटिन्यूस फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। उसके बाद में जो दाजदा है वो हैदराबाद के प्लांट में मैन्युफैक्चर किया जाता है और जो OBA है यानी ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट वो गुजरात दहेज में होता है। और ये जो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स है जैसे कि OBA उसका जो यूज है वो पेपर और डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में होता है। और जैसे कि आपको पता होगा कि लॉकडाउन के बाद में जो स्कूल्स है वो फिलहाल में शुरू नहीं है, इसीलिए जो पेपर इंडस्ट्री है उसका डिमांड काफ़ी कम हो गया है। रिसेंटली यदि आपने सुना होगा कि जो 10th और 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम है वो भी कैंसिल हो गई है। तो इसका जो कंप्लीट इम्पैक्ट है वो सेक्टर में हुआ है और इसीलिए उनका टोटल जो डिमांड है ये प्रोडक्ट्स का वो भी काफ़ी कम हो गया है। और इसका दूसरा जो मेजर रीज़न है वो चाइना के जो प्लांट्स है वो रिस्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पर दीपक नाइट्राइट में क्या होगा कि एक कोई तो सेगमेंट है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कोई एक ईयर में बहुत बढ़ जाएगी, कोई एक ईयर में बहुत ही कम हो जाएगी।
पर उसका कॉम्पेंसेशन क्या दूसरा कोई उनका सेगमेंट है, क्या वो कर पाता है या नहीं, ये हमें देखना होगा। तो अभी हम आगे जाके फेनोलिक्स के बारे में देखेंगे और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि 2020 और 2021 फाइनेंशियल ईयर में उनके ये जो चारों सेगमेंट्स है उनका क्या कंट्रीब्यूशन था उनके ईबीट यानी प्रॉफिटेबिलिटी में, और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी का कंसंट्रेशन है वो 2021 में कैसे चेंज हुआ और फ्यूचर में यहाँ पर क्या हो सकता है। और डिस्पाइट ये जो चेंज है उसके बावजूद उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे ग्रोथ पोस्ट की, तो अभी हम आगे जाके देखते हैं। तो फेनोलिक्स ये बेसिकली उनका जो सेगमेंट है ये उनका एक सब्सिडरी है दीपक फेनोलिक्स, दीपक नाइट्रेट स्टैंडअलोन बिजनेस में आता है। तो उसमें वो बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, फेनॉल एसीटोन और आईपीए यानी आइसोप्रोपेल अल्कोहल। तो ये जो प्लांट है उन्होंने 2019 के एंड में शुरू किया था और 2020 फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने लगभग 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ये जो फेनॉल का प्लांट है उसको रन किया था। और 2021 में यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने लगभग 115% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चलाया था, यानी ये बहुत ही बेहतरीन उनका अचीवमेंट है। और इसका रीजन यही है कि मैनेजमेंट यहाँ पर काफी एक एक्सट्रीमली गुड मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैनेजमेंट का जो मेजर जो फोकस है वो प्रोसेस इनोवेशन पे है। और उन्होंने आगे जाके ये भी कहा है कि रनिंग अ फेनोलिक्स बिजनेस इट्स लाइक रनिंग अ लॉजिस्टिक कंपनी, क्योंकि यहाँ पर उनको कंप्लीटली जो कॉस्ट रिडक्शन है उस पर ही उनका फोकस है और इसीलिए उनके जो मार्जिन्स है वो काफी बेहतरीन है। तो यदि आप Q4 21 और Q4 20 को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर 25% का इंक्रीज हुआ है रेवेन्यूज में, 53% का इंक्रीज हुआ है ईबिट में, और सिमिलरली ईयर ऑन ईयर यदि आप देखोगे तो रेवेन्यूज में 28% का इंक्रीज, पर ईबिट में 237% का इंक्रीज, यानी ईबिट 2020-20 फाइनेंशियल ईयर में 187 करोड़ का था जो 2021 में 632 करोड़ का हुआ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में यानी वैलिएंट ऑर्गेनिक्स के वीडियोस में बताया था कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, तो यहाँ पर कंप्लीटली ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले हो रहा है। कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है उसके रिलेशन में कंपनी के रेवेन्यूज और जो प्रॉफिटेबिलिटी वो कितना इंक्रीज हो रहा है। सपोज कंपनी का रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहा है पर फिक्स कॉस्ट उतना ही है, तो उनके डेफिनेटली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है और बाद में पैट और पीबीटी ये काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो सकते हैं, यानी फ्रॉम द सेम प्लांट कंपनी कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है या कितने ज्यादा वॉल्यूम्स वो प्रोड्यूस कर सकती है। तो यहाँ पर वही हुआ है, जो फिक्स असेट्स थे वो 2020 के जितने थे उतने ही 21 में है, पर उन्होंने ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर किया है, फुल कैपेसिटी मोर देन फुल कैपेसिटी पे जो प्लांट्स है उन्होंने रन किए हैं, और एट द सेम टाइम जो एक्सपेंसेस है वो उन्होंने काफी कम किया है। इसीलिए जो ईबिट में इंक्रीज है वो आपको दिख रहा है, लगभग जो ईबिट है वो 3 टाइम्स से ज्यादा हो चुका है। और ईबिट मार्जिन्स में भी बहुत ही आप देखोगे उन्होंने इंप्रूवमेंट किया है, ईबिट मार्जिन्स भी लगभग ट्रिपल हो चुके हैं यहाँ पर। वो 2020 में 9% के थे कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में, और 21 में लगभग 25% के हुए हैं। और इसके कुछ रीजंस भी है कि फिलहाल में फेनोलिक्स की जो डिमांड है वो इंडिया में बढ़ रही है, इसके अलावा जो सप्लाई है उसमें भी कुछ इश्यूज है। पर यहाँ पर ये जो फेनोलिक्स है मुझे लगता है कि इसके नॉर्मल जो मार्जिन है वो लगभग 16-17 to 18%, मैक्सिमम 20% के आसपास हो सकते हैं। रिसेंटली जो फेनॉल की प्राइस है वो बहुत बढ़ गई है, इसीलिए कंपनी को उसका एडवांटेज मिला है, पर ये भी आगे जाके नॉर्मलाइज हो सकता है। पर उसके बाद में क्या होगा कि जो फिलहाल में काफी एक्सट्रीमली लो प्रॉफिटेबिलिटी उनके परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स में है तो वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा, यानी नेक्स्ट ईयर में या उसके बाद में मे बी यहाँ पर कुछ नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। पर उसका जो कॉम्पेंसेशन है उसके जो प्रॉफिट्स है, सपोज फेनोलिक्स की जो प्राइसेस है वो कम हो जाती है तो बाकी कुछ जो प्रोडक्ट्स है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने एक्सट्रीमली अच्छा परफॉर्म किया है, बट जो बाकी इंडस्ट्रीज है जैसे कि क्रूड ऑयल रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है, फ्यूल एडिटिव्स है, या इसके अलावा पेपर हो गया या टेक्सटाइल है, ये इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस बहुत ही कम रहा। तो जैसे जैसे आगे जाके लॉकडाउन ओपन होगा या इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आएगी तभी ये जो बेसिकली इंडस्ट्रीज है उसमें आप देखोगे तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा या उसमें टर्न अराउंड आएगा। तो इसीलिए दीपक नाइट्राइट का बेसिकली यही आप देखोगे तो खासियत है या यही स्पेशलिटी है कि ये एक डाइवर्सिफाइड केमिकल कंपनी है। जैसे कि आप यहाँ पर ये पाई चार्ट में देखोगे तो 2020 में परफॉर्मेंस प्रोडक्ट की टोटल ईबिट में जो कंट्रीब्यूशन था वो 42% का था, जो रिड्यूस होकर फिलहाल में सिर्फ 2% का हो गया 21 में।
और जो फेनोलिक्स का कंट्रीब्यूशन था 19% का, वो 53% का हो गया। और बेसिक केमिकल्स का लगभग वहाँ ही है, 21% का था, वो फिलहाल में 17% का है। और फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में मार्जिन इंप्रूव हो गए, इसीलिए 18% का फिलहाल में 28% का है। तो नेक्स्ट ईयर हमें कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी ये बिजनेस में ये है कि जो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी फिलहाल में बहुत ही कम है, वो आगे जाके और बढ़ जाएगी। 2% डेफिनेटली यहाँ पर FY22 में नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा वो, और फेनोलिक्स में थोड़ा रिडक्शन आ सकता है। तो यहाँ पर कंप्लीट एज अ बिजनेस यदि आप देखोगे तो वो काफी एक बैलेंस बिजनेस है, एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, और कंपनी आगे जाके भी और नए कैपेक्स करने वाली है। उसके बारे में भी हम आगे जाके देखेंगे कि कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या कहा था। उसके पहले हम एक बार उनकी बैलेंस शीट देख लेते हैं, और बैलेंस शीट देखने के बाद कंपनी अपने बिजनेस को कैसे डी रिस्क कर रही है इसकी भी आइडिया हमें लग जाएगी। तो यदि आप 2021 और 2020 को कंपेयर करोगे, लास्ट के जो राइट साइड के 2 कॉलम्स है वो कंसोलिडेटेड बेसिस के नंबर्स है, और जो फर्स्ट 2 कॉलम्स है वो स्टैंड अलोन लेवल्स के है। तो स्टैंड अलोन लेवल में दीपक नाइट्राइट आ जाता है, यानी फर्स्ट 3 सेगमेंट्स, कमोडिटी या बल्क केमिकल्स, सेकंड जो आता है जो फाइनेंस स्पेशलिटी केमिकल्स है, और थर्ड जो है वो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स है। और कंसोलिडेटेड एंटिटी में या जो सेपरेट उनका सब्सिडरी है वो दीपक फेनोलिक्स का है, जिसकी डिटेल्स हमें राइट साइड के 2 कॉलम्स में मिलेंगे। तो यदि आप करंट असेट्स में देखोगे यानी इन्वेस्टमेंट्स में 2021 में, तो ये लगभग 186 करोड़ का है। तो ये बेसिकली कंपनी के पास कैश अवेलेबल है। और बाद में उनकी जो बोरोइंग्स है यानी जो डेट है, यदि आप नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज देखोगे तो यहां पर सिग्निफिकेंट रिडक्शन आ चुका है। 779 करोड़ से 2020 में जो डेट थी वो रिड्यूस होकर फिलहाल में 524 हुई है कंसोलिडेटेड लेवल पे। जो स्टैंड अलोन लेवल पे है तो कंपनी में कोई डेट नहीं है। बोरोइंग्स में भी सेम हुआ है। करंट लायबिलिटीज यानी करंट बोरोइंग्स में भी वही हुआ है, 248 करोड़ से वो रिड्यूस होकर लगभग 3 करोड़ का हुआ है। यानी कंपनी ने उनकी जो बैलेंस शीट है वो काफी आप देखोगे तो इंप्रूवमेंट किया है, उसमें काफी स्ट्रेंथन किया है उनके बैलेंस शीट को। और कंपनी का ये भी सोचना है कि वो कंप्लीटली उनकी जो बैलेंस शीट है उसको डेट फ्री नहीं करेंगे, क्योंकि फिलहाल में जो डेट में इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है वो काफी कम है, क्योंकि ओवरऑल जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट है उसमें काफी रिडक्शन आया है। तो कंपनी का यहाँ पर यह कहना है कि हम डेट रिड्यूस करेंगे अप टू सर्टेन एक्सटेंट, पर हम जीरो डेट कंपनी नहीं करेंगे, क्योंकि डेट की जो अवेलेबिलिटी है या जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है फिलहाल में वो काफी कम है। तो इसीलिए हम ये कंपनी को डेट फ्री नहीं करेंगे। और आगे जाके भी कंपनी और कुछ कैपेक्स करने वाली है, जैसे कि उन्होंने और एक सब्सिडरी क्रिएट की है जिसका नाम है दीपक क्लीन टेक करके। तो यहाँ पर वो आगे जाके जो बेसिकली फेनोलिक सेगमेंट है उसके कैपेक्स करने वाले हैं डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि आगे जाके जो कैपेक्स हो गए स्पेसिफिकली फेनोलिक सेगमेंट में, तो यहाँ पर वो डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स क्रिएट करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे रिलेटेड टू एसीटोन एंड फेनॉल। तो आगे जाके हम ये जो डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स है उसके भी डिटेल्स देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो बेसिकली हमें मैनेजमेंट जैसा यहाँ पर सोचना है कि मैनेजमेंट यहाँ पर कौन से नए प्रोडक्ट्स में एंटर कर सकती है, इसके रिलेटेड हमें पहले ही आइडिया होनी चाहिए, जिससे उनकी जो फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी आने वाली है इसके रिलेटेड हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि दीपक फेनोलिक्स में वो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स में जाने वाले हैं, फेनॉल और एसीटॉन्स में, यानी बेसिकली फेनॉल और एसीटॉन एज अ रॉ मटेरियल यूज होगा, यानी ऑलरेडी उनकी जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगी। ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का फिलहाल में सोच रहे हैं। और इसके अलावा जो स्टैंड अलोन एंटिटी है दीपक नाइट्राइट, तो उसमें वो कुछ ब्राउनफील्ड कैपेक्स जो है वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो दीपक फेनोलिक्स के कैपेक्स के डिटेल्स है वो उन्होंने अब तक शेयर नहीं किए हैं कि एग्जैक्टली कौन से जो डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स है फेनॉल से रिलेटेड वो आगे जाके मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। तो अभी हम ये देख लेते हैं पहले कि क्या पॉसिबल यहाँ पर डेरिवेटिव्स वो फेनॉल से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा कि दीपक नाइट्राइट का ये जो फेनॉल का प्लांट है वो इंडिया का लार्जेस्ट प्लांट है। यहाँ पर काइंड ऑफ अ मोनोपोली है, और एक दो भी यहाँ पर एक छोटे मैन्युफैक्चरर्स है, पर उनकी कैपेसिटी बहुत ही कम है। उसके कंपैरिजन में दीपक नाइट्राइट की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और इसीलिए दीपक नाइट्राइट को इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स का भी काफी बेनिफिट मिला है, यानी उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है फेनॉल की सबसे कम है। तो यदि आप ये टेबल में देखोगे तो यहाँ पर मैंने जो ग्रीन कलर में कुछ केमिकल्स को हाईलाइट किया है जो बेसिकली वैलिएंट ऑर्गेनिक्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, और मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली वैलिएंट ऑर्गेनिक्स दीपक नाइट्राइट से फेनॉल जो है वो परचेस कर रहा है एज अ रॉ मटेरियल, क्योंकि सबसे जो चीप और अच्छे क्वालिटी का फेनॉल इंडिया में दीपक नाइट्राइट ही फिलहाल में प्रोवाइड कर रहा है ड्यू टू लार्ज कैपेसिटी
ऑफ फेनॉल। तो यहाँ पर पैरामिनोफेनॉल ये जो प्रोडक्ट है इसका जो रॉ मटेरियल है वो फेनॉल है, या इसके अलावा पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन से भी ये जो बेसिकली पैरामिनोफेनॉल पीएपी जिसका यूज आगे जाके पैरासीटामोल में यूज होता है। तो मुझे लगता है कि पैरामिनोफेनॉल के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स मोस्टली आरती इंडस्ट्रीज से लेता होगा। पीएनसीबी से वो बेसिकली पैरामिनोफेनॉल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कंपेयर टू फेनॉल, क्योंकि यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज ये उनके एक ही ग्रुप का पार्ट है वैलिएंट ऑर्गेनिक्स के लिए। पर जो बाकी प्रोडक्ट्स है जैसे कि क्लोरोफेनॉल, तो क्लोरोफेनॉल के लिए फेनॉल लगता है, जैसे कि पैराक्लोरोफेनॉल हो गया, डाइक्लोरोफेनॉल हो गया या ऑर्थोक्लोरोफेनॉल हो गया। तो इस सब का जो बेसिक रॉ मटेरियल जो है वो फेनॉल ही है। इसके अलावा भी वैलिएंट ऑर्गेनिक्स और अलग अलग केमिकल जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि पैरानाइट्रोएलेनाइन। तो इसका भी जो रॉ मटेरियल है वो फेनॉल ही है। और एक ट्रस्टवर्दी जो सोर्स है फेनॉल का वो दीपक नाइट्राइट है इंडिया में। इसके अलावा विनती ऑर्गेनिक्स ने रिसेंटली ब्यूटाइल फेनॉल्स में कुछ कैपेक्स किए थे। टोटल 6 जो ब्यूटाइल फेनॉल्स है उसमें उन्होंने कैपेक्स किया था। तो इसका भी बेसिकली जो रॉ मटेरियल है वो दीपक नाइट्राइट से ही वो प्रोक्योर कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग 29 पॉसिबल अलग अलग जो केमिकल्स है या जो डाउनस्ट्रीम केमिकल्स है फेनॉल से, यानी फेनॉल एज अ रॉ मटेरियल यूज करके मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी प्लेयर्स है जैसे कि विनती और वैलिएंट एज एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो मे बी जो दीपक नाइट्राइट है वो ये प्रोडक्ट्स में नहीं जाएगा। तो जो बाकी प्रोडक्ट्स है जैसे कि बिस्फेनॉल हो गया, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स में दीपक नाइट्राइट एंटर कर सकता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जो कंपटीशन है वो लो है। या मे बी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसमें यहाँ पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का जो स्टोरी है वो प्ले आउट हो सकता है। जैसे कि आप विनती ऑर्गेनिक्स का हिस्ट्री देख सकते हो कि उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने टैप किया। फेनॉल रिलेटेड भी ऐसा ही हुआ था। दीपक नाइट्राइट में इंडिया में मेजरली जो फेनॉल है वो इंपोर्ट होता था। इंडिया में फेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होता था। और डिस्पाइट फेनॉल इज अ कमोडिटी प्रोडक्ट, ये कोई स्पेशलिटी प्रोडक्ट नहीं है। फेनॉल बनाना काफी आप देखो तो इजी होता है, थोड़ा इसमें हैंडलिंग में आप देखोगे तो थोड़ा डिफिकल्टी आता है। और आगे जाके उनके बाकी जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स है जैसे कि क्लोरोफेनॉल, तो ये उसमें जो डिफिकल्टी है हैंडलिंग की वो और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर दीपक नाइट्राइट ने काफी एक बड़ा कैपेक्स किया था और इसीलिए फिलहाल में ये एक काइंड ऑफ अ मोनोपोली उन्होंने क्रिएट किया है फेनॉल के मार्केट में। और इसीलिए जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स है डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स के जैसे कि विनती ऑर्गेनिक्स या वैलिएंट ऑर्गेनिक्स, तो वो फेनॉल जो है वो डेफिनेटली दीपक नाइट्राइट से यहाँ पर बाय कर रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं कि दीपक नाइट्राइट्स के मोड्स क्या क्या है। तो यहाँ पर यदि आप Q4 का जो कॉन कॉल है दीपक नाइट्राइट का वो सुनोगे, तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि हाउ एफिशिएंटली यू कैन मैनेज दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। और फेनॉल तो फेनॉल है, यानी इसका मतलब फेनॉल इज अ बेसिकली कमोडिटी प्रोडक्ट, बट आप उसको कितना एफिशिएंटली मैनेज करते हो, आप ये जो बिजनेस है उसका लॉजिस्टिक कैसे संभालते हो, आपका कॉस्ट कंट्रोल क्या है, यानी टोटल जो एक्सपेंसेस है वो आप कैसे कंटिन्यूसली उसमें रिडक्शन करते हो, इस पे ही आपका जो फाइनल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिपेंड करता है। और फाइनली फिलहाल में कुछ यहाँ पर ये इंडस्ट्री में टेलविंड्स भी है, जैसे कि फेनॉल की डिमांड इंडिया में बढ़ गई है, सप्लाई में यहाँ पर कुछ इश्यूज है, इसीलिए जो मेजर मैन्युफैक्चरर्स है दीपक नाइट्राइट जैसे, उनको यहाँ पर फिलहाल में बहुत ही एक बड़ा एडवांटेज मिल गया है। इसके बाद में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने उनके जो फेनोलिक्स के प्लांट है 2021 में 115% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चलाया था और 2020 में लगभग 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चलाया था। इसीलिए यहाँ पर ये जो बेसिकली वो अचीव कर पाए हैं ये कंप्लीटली मैनेजमेंट का स्किल है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में बताया था, तो उन्होंने ये कहा था कि बेसिकली जो असेट्स है वो तो उतने ही रह गए फिक्स असेट्स, पर वो फिक्स असेट्स में हमारे टोटल जो फिक्स एक्सपेंसेस है वो सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना हम रेवेन्यू या कितना प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं। तो मेजरली वॉल्यूम इंक्रीज करने पे उनका फोकस है विद द सेम प्लांट। तो जैसे जैसे आपके आगे जाके वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए, रेवेन्यूज इंक्रीज हो गए, पर जो फिक्स कॉस्ट है वो उतने ही रहेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक सॉलिड आप यदि देखोगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होगा, जो हमें उनके नंबर्स में भी देखने को मिल रहा है। जो फेनोलिक्स की प्रॉफिटेबिलिटी है कंपेयर टू 2020, वो 2021 में 3x हो चुकी है। तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज है बेसिकली। इसके अलावा उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये भी बताया है कि हम जब भी कोई भी नया प्लान डालने का सोचते हैं तो हम ये प्लान करते हैं, यानी वर्स्ट कंडीशन का प्लान करते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर केमिकल है उसके लास्ट 3 इयर्स में मिनिमम एवरेज फाइनल प्राइस क्या है और रॉ मटेरियल की हाईएस्ट कॉस्ट क्या है, और बावजूद क्या हम प्रॉफिटेबल एक लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं या नहीं। तो इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि इफ यू कैन सर्वाइव ड्यूरिंग डाउन साइकिल and plus if you can make the profits, then
ड्यूरिंग द अप साइकिल यू विल गेट लॉट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल उनके फिलहाल में परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स में हो रहा है, तो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स में जो मार्केट है वो एग्जैक्टली उल्टा हो गया, यानी अपसाइड डाउन हो गया है। जो 55% की प्रॉफिटेबिलिटी थी, यानी उनके मार्जिन्स थे, ईबिट मार्जिन्स, वो फिलहाल में सिर्फ 3-4% के हो गए हैं। एंड स्टिल कंपनी एबल टू मैनेज इट। पर जब भी ये जो सिचुएशन है वो फिर से रिवर्स हो जाएगी, तो यहां पर बेसिकली उनको एक लार्ज, आप देखोगे तो प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि मैनेजमेंट कैसे मैनेज कर रहे हैं कंप्लीट बिजनेस को, क्या डी रिस्क किया है उन्होंने बिजनेस को, जैसे कि अलग अलग सेगमेंट्स है उनके, और कोई ना कोई एक सेगमेंट जो है वो दूसरे सेगमेंट का जो अंडर परफॉर्मेंस है उसको कॉम्पेंसेट कर लेता है। और इसीलिए दीपक नाइट्राइट का कंसोलिडेटेड जो एंटिटी है वो कीप ऑन, आप देखोगे तो यहां पर राइज करते रहता है या ग्रो करता है। और यही ये बेसिकली ये जो कंपनी है उसका एक स्पेशलिटी है। और मैं बेसिकली ये कंपनी में काफी लंबे समय से इन्वेस्टेड हूँ, एक मल्टीबैगर स्टॉक है, और आगे जाके भी मैं इसमें इन्वेस्टेड रहूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट काफी कमिटेड है, काफी क्लियर है उनके गोल्स। और यहाँ पर आरओसी भी यदि आप देखोगे तो फिलहाल में काफी बढ़ गया है, लगभग 40% के आसपास उन्होंने आरओसी पोस्ट किया है। ये बिजनेस में यदि आप देखोगे तो ये एक्चुअली में कमोडिटी टाइप का ही बिजनेस है, एक्सेप्ट उनका जो फाइनेंस स्पेशलिटी केमिकल्स है। इसके अलावा जो बाकी मटेरियल्स है वो कुछ यूनिक बहुत ऐसे मटेरियल्स नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर आगे जाके वो अलग अलग जो मटेरियल्स है या केमिकल्स है उनके डाउनस्ट्रीम में आगे जाके ऐड करने वाले हैं। तो इसके वजह से आगे जाके जो फ्यूचर में जो रिस्क है वो डेफिनेट। और ये वीडियो जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी Q4 21 का जो रिजल्ट के बारे में हमने डिस्कस किया दीपक नाइट्राइट के, उससे उनको भी काफी नॉलेज और बेनिफिट मिल जाएगा।